चलिए शांति बैठ जाइए, अब क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था भूगोल के पहला चैप्टर का अंग यानी अंग आखिरी खंड जिसका नाम है ऊर्जा या शक्ति संसाधन। इसमें हम लोगों ने कल ऊर्जा संसाधन क्या होता है, उपयोगिता के आधार पर, स्रोत के आधार पर, समय के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, कौन सतत होता है, कौन प्राथमिक होता है, इस तरह के जितने भी थे वो पढ़ लिए। कोयला के कितने प्रकार होते हैं, सबसे सर्वोत्तम कोयला बताइए, सबसे खराब भी हम बताओ। इंटरेस्ट में कितना प्रतिशत का 90% ऊपर, 90% ऊपर। मात्र एक बच्चा का सही है, 90 से ऊपर वाला कोई सही है। 70 से 90 के बीच वाला बिटुमिनस, और बाद है 30 से 70 के बीच वाला लिग्नाइट, 30 से कम वाला पीट। तो पीट अब बताइए तो पूरा कोयला के नाम से किसको जानते हैं? ना बिटुमिन को, बिटुमिनस को ना सर, लिग्नाइट को याद करती है, बुक है आहे दादल ई लड़ाई करे जाए कि बंदूक घर ही छोड़ देते, बंदूक खरीद भी ना केले तब ऐसे युद्ध होगा बिना बंदूक के। चलिए अगला सवाल, भारत में किस प्रकार के कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? बिटुमिनस। प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण दो तो। प्राथमिक ऊर्जा उदाहरण कौन सबके सौर ऊर्जा, प्राथमिक में कोयला, पेट्रोलियम, गैस, इनको याद रखना। और कौन ऊर्जा कौन के अभी जो तुम बोल रहा था सौर या जल का वो सब समझ गया। चलिए प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण बताइए। प्राथमिक ऊर्जा कोयला, पेट्रोल सबका सही है। अब तो सब सही है। चलिए आगे बताइए, कोयला के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य असम, सबसे आगे चलिए अगला सवाल, भारत में किस समूह के कोयला अत्यधिक पाए जाते हैं? गुन्नावा समूह कोयले का निर्माण लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? 2000 वर्ष पहले। 20 वर्ष पूर्व। ये वाला टर्शियरी समूह के 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ऐसा बोलते हैं इंपॉर्टेंट इसे ना रिमूव है वो आप लोग को याद है, काम करें आगे। चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है तुम लोगों को पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, थोड़ा सा विद्युत के बारे में देखते हैं। ठीक, आज छोटा सा चैप्टर है, छोटे लिए है, क्योंकि आगे जो है ना वो है तुमको बांध में ना विद्युत का उत्पादन करते हैं, जल विद्युत के बांध बना के। अब बांध कैसे रहा था तो हमको लगा कि दोनों एक दिन पढ़ेंगे तो पार कर जाएगा ऊपर वाला, इसलिए हम उसको तोड़ के दो भाग में पढ़ा देते हैं और एक दिन आज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। कल पढ़ा टर्शियरी या लिग्नाइट है, कौन दुनिया में रहता है? सभी रहता है, नहीं देखो कहा जाता है कि पेट्रोलियम शक्ति के समस्त साधनों में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक उपयोगी वाला संसाधन। एक समय था जब हमें शक्ति संसाधन के रूप में कोयले का प्रयोग करते थे, लेकिन आज स्वरूप बदल गया है। आज हम किसका उपयोग करते हैं सबसे ज्यादा? पेट्रोलियम का। और आने वाले भविष्य में भी खत्म होने वाला है, इसकी जगह किसका उपयोग करेंगे हम? गैस। लेकिन अभी भर में देखो तो उतना भी गैस इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, शुरू हो चुका है लेकिन अभी वो उतना उपयोग में नहीं है। अभी भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पेट्रोलियम का कर रहे हैं। ठीक, तो सभी शक्ति संसाधन में इसका भी स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कोयला को ये पीछे छोड़ के आगे निकल गया है। ठीक, आधुनिक टाइम पे आज के समय में अगर कोई राष्ट्र सोचता है कि हम बिना पेट्रोलियम के अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, विकसित हो जाएंगे,
ये संभव चीज नहीं है। जापान में एक संभव नहीं है। जापान में ही सब जापान बता दी, सब जापानी लेके पढ़ पाता है। जापान में अरे ये हो गया तो सब लेगा। एक के मामले एक के आधार पे हम सबको सही है ना करा सकते हैं। ये वो है तो सब हो जाएगा। मैक्सिमम देखो कि किस आधार पे विकसित है, वो अपवाद होता है। हाँ फिर इस बात पे एक बार चर्चा हो चुकी है, होने से थोड़े होता है, उसका उपयोग करने से, किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, हम किस प्रकार के हैं, हमारी मानसिकता किस लेवल की है, उस पर डिपेंड होता है। यहाँ तो जानवर के रूप में जी रहे हैं, लाठी से लात खा रहे हैं, पहले पढ़िए छड़ वाला जवार वाला के नाता ताना न सुनल हो गया, तो सरकार से आवाज उठी तो लात खाई, ये लाठी हाथ सब गुरु देगा, कहाँ से विकसित होगा। खैर ये सब बात हमसे ना छिड़वाइए, अब हम उस योग्य नहीं हुए, हो जाएंगे। आपका बुरा चिपे कबाड़ ले बुरा होगा, शरीर बढ़ने से थोड़े होता है, ज्ञान होना चाहिए। मेरा नॉलेज उस लेवल के नहीं है कि हम उस टॉपिक पे बात कर सकते, क्योंकि आगे पीछे उसकी हमें कोई खास जानकारी है नहीं, मेरा क्षेत्र है नहीं। आगे यहाँ देखिए, तो बिना पेट्रोलियम के आज के टाइम पे अपना अस्तित्व बनाए रखना संभव चीज नहीं है, क्योंकि विकास नहीं कर पाइएगा। इन सब चीजों से लोग चल रहा है, ढोल नहीं रहेगा तो एकीकरण नहीं हुआ, व्यापार कई सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज है, पेट्रोल शक्ति स्रोत के साथ साथ अन्य उद्योगों के कच्चा माल के रूप में भी काम करता है। देखो पेट्रोल के हम काम में उपयोग करते हैं, जैसे गैसोलीन बनाने में रखते हुए पेट्रोलियम का उपयोग क्लास में कोई ये क्वेश्चन होगा जिसमें कि भाई गैसोलीन पेट्रोल का नियम होता है, पेट्रोल जलता है कैसा, मान लो तुम पेट्रोल इसमें क्या ये तो बंद रहता है। अरे क्या ये पेट्रोल डीजल केरोसिन की बात हो रहा है, समझ गया। पेट्रोल डीजल क्या सुनते लिखा है, गैसोलीन पेट्रोल का नहीं एक रूप है, पेट्रोल यहाँ भी अलग से लिखा हुआ है, समझा। तो पेट्रोल बनाना हो, डीजल बनाना हो, किरासन तेल बनाना हो, और यहाँ कीटनाशक दवाई साबुन कृत्रिम रेशा जो आर्टिफिशियल हम लोग बनाते हैं, उसमें प्लास्टिक ये सब चीजों को बनाने में इसका उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम का काम होता है, किताब में लिख के लिखल है, हम अलग करके लिख दिए। अब भंडारण के बात करो कि भारत में कितना पेट्रोलियम उपलब्ध है। देखो पेट्रोलियम कोई खास हमारे पास नहीं है, पेट्रोलियम पाया जाता है सऊदी अरब, ईरान, इराक में सब क्षेत्र, ठीक। जैसे हमने के पानी फेंकता है वहां पे तेल फेंकता है, हम लोग के देश में भी है ना, नहीं लेकिन है। तो यहाँ पे भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग जो है की जानकारी रखता है, उसका अनुमान है, इसका डेटा है, उसके अनुसार माना जाता है कि भारत में यहाँ पे क्योंकि जहाँ पेट्रोलियम है वहीं पे क्या रहेगा, प्राकृतिक गैस, दोनों का मिली भगत देखने तो कुल मिलाकर के ये 17 अरब टन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिला के। ये डेटा किसका है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग का, लगभग इतना हमारे पास है, ठीक। अगर बात करें पूरे विश्व में परसेंटेज की, तो मात्र 1% पेट्रोलियम हमारे पास है। अगर पूरे विश्व में 100 लीटर निकलता है पेट्रोलियम, उसमें से 1 लीटर हमारे पास, बस इतना, ठीक। लेकिन ठीक है, तो ये सब प्राकृतिक चीजें हैं और प्राकृतिक चीजें हर जगह एक समान नहीं। देखो भारत में अब यहाँ से तुमको अंडरलाइन करने वाली बात आती है, इम्पोर्टेंट चीजें।
17 अरब टन हमारे पास है। कैसे पता चला? खोज की हो गया। तो अभी तो पहली बार खोज हुई होगी। तो पहली बार कब खोज हुई? 1866। ये हो गया तुम्हारे लिए पहला इंपॉर्टेंट चीज आज के क्लास कि भारत में पहली बार पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? 1866 में। कहाँ हुआ था? असम घाटी। असम जो है ना वहाँ। ठीक, वहीं पे इसका पहला कुआं खोदा गया था। उसके बाद 1890 में डिगबोई में ये सब अंडरलाइन करते जा। उसके बाद 1959 में खंभात गुजरात में है। नाम है बैठने हटला क्या है समझा इसको हम वैसे है बहुत दिन पहले का कंप्यूटर 70 पानी देखा है और तो आइडिया हमको क्या है मीट करते रहते हैं क्या नहीं हां इन मोमबत्ती आगे यूज करेंगे देखना शायद मान लो कि आपको वाला है एक नंबर है ना नाम ना है नाम होना चाहिए। हाँ सर नाम का ये अभी बोले आज सर अव्वल दिन जाने ना तुम ये पीपड़े अंडमान निकोबार लक्षद्वीप यहाँ पे देखो ये है तुमको खंबात ये जो दिख रहा है ना ये काले वाले ब्लैक वाला ये समझा ये कच्छ की खाने नहीं होगा ये जल्दी बोलो इसमें भी लिखा हुआ है नीचे हमको लगता है खंभात की खाली है खंभात की खाली जो है ना वो नीचे है ऊपर में ऊपर का खंभात की खाली तो यहाँ पे है ये कच्छ की खाली ठीक ये है तुमको कच्छ की खाली और ये तुमको खंभात की समझ गया तो इसी इलाके यहीं पे क्योंकि समुद्री इलाका है वो यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं ठीक समुद्री और वो समझ रहा है कहाँ नीचे जो समुद्र है पानी पे तो बर्फ होगा यहाँ पे पानी स्टोर है उसके नीचे जब वो मरेंगे उसके मरेंगे गलेंगे तो नीचे तो उसका रस जाएगा जमा होगा यहाँ पे वो कीड़ा बना लिया तेल के कुआं ठीक वो यहाँ पे है यहाँ से तुझको निकलता है खंभात कैसे क्या कहाँ है गुजरात में है कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी दोनों कहाँ है गुजरात में खंभात में है यहाँ पे अच्छा हो जाएगा समझ गया तो यहाँ पे जो खंभात की खाड़ी है वहाँ 1959 में 1975 में मुंबई ये है हम लोगों का यहाँ छोटा सा मिलेगा गुजरात महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे यहाँ पे कैसी है मुंबई अब मुंबई से कुछ दूरी पर एक तेल के कुआं मिला कहाँ समुद्र में ठीक उसको नाम है मुंबई हाई यहाँ पे जो जगह इसका नाम क्या है मुंबई हाई पूछेगा मुंबई हाई से कहाँ नहीं मिला तेल मिलता है ठीक यही पे इनको एक तेल के कुआं है लेकिन वहाँ से इस समझ में आ गया अब देखो तो यहाँ भी 1975 में तेल के पता चला है और इसके बाद भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि होने लगी मुंबई में इससे बहुत ज्यादा तेल निकलता है तो वृद्धि हुई है अब यहाँ पे तेल क्षेत्र को पूरे बांटो तो कितने भाग में बांटते हैं इसको बांटते हैं टोटल 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से हम लोगों को तेल निकलता है यानी पेट्रोलियम निकलता है सबसे पहले है उत्तरी पूर्वी प्रदेश उत्तर पूर्व प्रदेश मतलब समझो वो ये हम लोग को उत्तर है आइए हम लोग के तो उत्तर पूर्व वाला इलाका में कौन है यही वाला ना होगा कहीं ना उत्तर पूर्व के बीच में कोना में ठीक तो इस वाले इलाके में कुछ जगह है जिसे हम लोग असम पर है
ठीक वही पढ़े तो वो इस इलाके में आते हैं। आएगा अब ये तो भाई उधर से बस आएगा वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, अब बीच में वाला है तो नाम जोड़ दो। ठीक, जैसे इस इलाके की बात कर रहे हैं, क्या चीज है? पश्चिम में क्या है? दक्षिण, जिसको पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कहेंगे इस इलाके को, समझ गया? ऐसे करके बात है। फिर पीछे आओ, देखिए यहाँ तो यहाँ पे 5 क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। आपके कोई भी नाम आएगा वही इसमें गड़बड़ ये है कि तो इनके नाम में न रखकर, हमको तो पता है कहाँ कौन है, तुम लोगों को पता नहीं कौन सा राज्य कौन सा मैप होता है, ये वो दिक्कत हमारे को लिखा चलो मैप डाल एक 2 महीने फिर तो जखनी कहेगा वो करनी ध्यान से करेंगे फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, जो चाहिए सब को बनना और बेटी जान वाईफाई लगा देंगे, वाईफाई लगा तो लगा अभी अभी चाहे तो भी लगा सकते हैं, लेकिन खैर उतना जरूरी नहीं है अभी धरे। तो देखिए यहाँ पे देश का सबसे पुराना तेल कुआं है, सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र तेल की यही है। 1866 में जो असम घाटी में निकला था वो इसी क्षेत्र में आता है। अभी मैं तुमको दिखा दिया, ठीक यहीं पे पहली बार खुदाई हुआ था और लगभग यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 शताब्दी तक यह भारत का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र है, यानी 1866 से लेकर के लगभग 1966 आते तक देखो यही वो क्षेत्र था जहाँ से मुख्य रूप से तेल निकलता था। फिर 1975 में मुंबई है, बीच में छोटे छोटे जिले हैं, जैसे यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा तेल यही दिया लगभग 100 साल। ठीक, इसमें कौन कौन क्षेत्र आते हैं? असम के घाटी ऊपर वाला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सभी हैं। ये सब कहाँ है? और मैप में देखोगे तो ये सब सेवन सिस्टम में इसी तरफ आते हैं। कहाँ पे? ठीक, हाँ 7 राज्य है इसलिए उसको सेवन सिस्टम कहते हैं। आगे देखो ये यहीं पे तेल तुमको निकला है। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पादक है डिगबोई। हाँ डिगबोई पूछा जाता है, डिगबोई कहाँ है? याद रखना सब। पहले बार तेल कहाँ मिला था? असम में। सबसे ज्यादा तेल कहाँ से उत्पादन होगा? असम से। ठीक, बाकी ऑब्जेक्टिव में सब कराएंगे। फिर नाहरकटिया है, बियान है, रुद्र सागर है, ये सभी वो जगह है जहाँ से तेल निकलता है। अरुणाचल प्रदेश का निगुरु, नागालैंड का बड़होला, ये सभी वो जगह है जहाँ से बहुत मात्रा में तेल निकलता है। समझ गए? ये सब असम के क्षेत्र, असम पूरा राज्य में है, वहाँ पे कौन क्षेत्र एक खास जगह होगा, तो सब जगह का नाम बताएंगे। समझ गए? और ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के राज्य, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में किस जगह से तेल निकलता है। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ हाँ हो तू बोल रहे गलती हो रही अने हमारा जा रहा है बस पूरा सामने का भाषा जी अच्छा लाइट वाला रिफ्लेक्शन मार रहा है। उसके बाद है दूसरा तुमको गुजरात में क्षेत्र। गुजरात में क्या बताया? खंभात की खाड़ी, वहां से तेल तुमको निकाला जाता है। यहाँ 1958 में पहली बार पता चला था। और यहाँ पे देखो अंकलेश्वर, पलवल, नौगांव और कोसांबा, ये सभी वो जगह है जहाँ पे तेल की कुआं है, जहाँ से तेल निकाला जाता है। समझ गए? फिर तीसरा है तुमको मुंबई है। इसकी पता कब चली हम लोगों को? है कहाँ? तो मुंबई शहर जो है उससे 176 किलोमीटर तुमको उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम मतलब नीचे के पेट में है ना, मैप में नीचे की टिप्पणी उत्तर है। उत्तर का साउथ में चलिए, साउथ उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर पश्चिम दिशा। मुंबई तट से 176 किलोमीटर तुमको इस तरफ में है, इस तरफ ठीक ना ऊपर की। अब जहाँ है यहाँ से 176 किलोमीटर की दूरी पर ये तुमको घुमाने तेल का, ठीक, इसका नाम है मुंबई हाई। इसकी खोज कब हुई है? 1975 में। इसे अंडरलाइन करो। ठीक, यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक एक मंच बनाया गया है। समुद्र के पीछे पीछे तुमको एक बुक में है, देखो तो ना सर ना मैं तो
कोई बात नहीं दिखाते हैं कहाँ है। वहाँ पे एक तुमको समुद्र के बीच में घर जैसा तुमको दिखेगा, उसका नाम है तुमको सागर सम्राट। वो असल में एक जलयान यानी एक तरह के नाव और कैसा बनाया गया, ठीक, और उसी में इसको दिखाया गया है, यानी वहीं पे वो तेल के कुआं बनाया गया। अब हम बिल्कुल काम करें ना, नाम करेंगे क्या बोल रहे हैं, उत्तर पूर्व देखो उत्तर पश्चिम मुंबई जल्दी लिखना सर, एशिया आई लिखा है सब ना जी जो है एच सभी देखो एकदम मुझे सारा सम्राट उठा आ जा सम्राट को सही आ जा मान जा हनुमान नहीं जयंती लेना पड़ेगा, इसमें क्या बताता है का सागर सम्राट वंश दो पक्षी अरे शायद दूध में होगा, छोड़ो इसको। कल तुमको हम दिखा देंगे, ठीक। तो वहाँ पे समुद्र के बीच में तू देखा ऐसे वो नहीं है, समुद्र के बीच में बनाया हुआ फोटो है नहीं, क्या समझो यहाँ पे तुमको ये इम्पोर्टेंट है इसलिए हम दिखा रहे हैं। देखो ये है तुमको सागर सम्राट नाम के एक जलयान, ठीक, इस तरह के नाम समझो जो समझो बनाया हुआ है, और उसी में बीच में वहीं पे कुआं करके और वहाँ से तेल निकाला जाता है। उसका हम तुम लोगों को पिक्चर हम दिखाएंगे, ठीक। यहीं से पानी के भीतर से तेल के कुआं खोलने का काम किया जाता है, अभी निकाला जाता है। माना जाता है कि यहाँ पे 80 करोड़ टन तेल के भंडार है। केवल हमने के देश में 7 अरब टन 17 अरब टन है, उसमें से 80 करोड़ टन कहाँ है, मुंबई है, ठीक। और यहाँ पे जो तेल है वो कच्चा जमीन के अंदर से जो निकलता है वो कच्चा तेल रहता है, फिर उसको रिफाइन करते हैं तब यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ से तेल को निकाल करके जमीन पर पहुंचाया जाता है, क्योंकि समंदर में है और कितना दूरी पे 176 किलोमीटर दूर है समुद्र में, वहाँ से तेल निकाल के फिर यहाँ भूमि पर नदी वाले स्थल क्षेत्र में भेज के फिर उसको फैक्ट्री में ले जा करके साफ सफाई करके तब यूज करते हैं। इस क्षेत्र में 2004-5 में इतना टन तेल का उत्पादन हुआ था, 22,424 टन तेल का उत्पादन हुआ था, जो पूरे देश के उत्पादन का 66% समझ गए। इतना तेल के उत्पादन किया है, कहा जाता है कि इसी के जो जहाज है ना, जो ये सागर सम्राट जो है, इसके दक्षिण में एक और तेल के भंडार के पता चला, और वो इससे भी बड़ा है, यानी कि इससे भी अगर यहाँ पे 80 करोड़ के भंडार है, तो वहाँ पे कम से कम 100-150 इसके आसपास तो होगा ही होगा, इससे बड़ा भंडार है इसी के दक्षिण में। अगर वहाँ मिल जाए तो और तेल के उत्पादन में हम लोगों की वृद्धि होगी, ठीक। आगे देखिए, चौथा है तुमको पूर्वी तट वाला प्रदेश, इसमें आता है तुमको कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदी के बीच, ठीक। तो ये वाला क्षेत्र है, और इसके जो समुद्री क्षेत्र वहाँ पे अगर मैप में तुम देखोगे तो इस तरफ के जो क्षेत्र है, इस तरफ वाले, तो इस तरफ में जो ये क्षेत्र है ये भी समुद्र के किनारे है पूरा, ठीक। तो यहाँ भी समुद्र के किनारे तुमको तेल के कुछ भंडार मिले हैं, जिसको हम पूर्वी तट क्षेत्र के नाम से जानते हैं, समझ गया। तो यहाँ भी तुमको तेल है, क्लियर। तो यहाँ तेल मिला है, उसके बाद यहाँ पे जगह बता दिया गया है कि नारी, मानव और कोविल
फल कावेरी प्रदेश के प्रमुख तेल क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पे गोदावरी के इस क्षेत्र में भी कुछ जगहों पर तेल मिला है। ठीक, ये सब उतना इम्पोर्टेंट है, जो टिक करवाएंगे, जो अंडरलाइन करवाएंगे वो ज्यादा याद रखना। पांचवा है तुमको बाड़मेर देश। ये मंगला तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हुआ है। यहाँ पे तुमको कब 2009 से तेल उत्पादन शुरू हुआ है। यहाँ पे इतना बैरल तेल है, ठीक, तेल को ऐसे नापते हैं बैरल में, जितना तेल है 2012 तक ये क्षेत्र भारत का 20% पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला क्षेत्र बन जाएगा। क्योंकि डेटा हमारे पास जो भी बने 2008 के अनुसार बने हैं, 9 के अनुसार बने हैं, अभी 25 चला है तो नया डेटा नहीं है, तो इतना ये उत्पादन करता है। अब समझो जब ये तेल निकलता है, ये क्लियर हुआ तेल कहाँ कहाँ से निकली है। 5 जगह है, 5 जगहों को याद रखना है कि ये जगह से निकलता है। तो कुछ तुमको इसमें याद रखना है, पहले तेल के कुछ कहाँ हुआ, कोई याद रखना है, मुंबई है याद रखना है, सागर सम्राट याद रखना है। ये सब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नजर से। यानी तेल की सफाई की प्रक्रिया जो होता है, क्योंकि जो तेल निकलता है उसमें कई सारे कचरा मिले हुए रहते हैं, मिट्टी के भी अंश हो सकते हैं, कच्चा तेल होता है, यूज करने वाला तेल नहीं होता है। तो कुओं से निकाला गया कच्चा तेल अपरिष्कृत होता है और अशुद्ध होता है, तो इसको शुद्ध करने की जरूरत होती है। तो इसको निकाल करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है और वहां पे इसको सफाइया किया जाता है, और सफाई करके ओकरा से डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, केरोसिन तेल बनता है, खाना होता है, ऐसे कई सारी चीजों को इससे बनाया जाता है। समझी समझा। अब देखो भारत में अगर पूछे कि पहला बार तेल शोधन कारखाना यानी तेल को साफ करने वाला, पेट्रोलियम को साफ करने वाला कारखाना कब बना था, कब लगा गया था, तो वो लगा था 1901 ईस्वी में पहला लगा था। ठीक, उसके बाद डिगबोई में ये स्थापना की गई थी। जगह पूछेगा तो बता देंगे, असम के डिगबोई में 1901 में पहला तेल शोधक कारखाना यानी तेल को रिफाइन करने वाला, साफ करने वाला कारखाना लगाया गया। क्लियर। उसके बाद 1954 में दूसरा तेल शोधक कारखाना लगाया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे धीरे धीरे कई सारे तेल शोधक कारखाने लगाए गए, और तुम्हारे लिए MBTI है। अभी देश में हम लोगों को 18 तेल शोधक कारखाने हैं, एकदम याद रखना है। भारत में कितने तेल शोधक कारखाना है, 18, एकदम MBTI है। ठीक, ये तो ये था तुमको तेल के बारे में। तेल में तुम लोगों को इतना ही करना है। अब आ जाइए आप लोग प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में बहुत तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनते जा रहा है। अभी पूर्णतः बना नहीं है, लेकिन हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, और इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों के मशीन को चलाने में भी किया जा रहा है, विद्युत के उत्पादन में भी किया जा रहा है, खाना पकाने में भी कर रहे हैं, मोटर गाड़ियां भी आजकल इससे चल रही हैं। इन सभी चीजों में इसका उपयोग कर रहे हैं, और कहा जाता है कि हमने के पास लगभग इतना अरब घन मीटर में गैस है, प्राकृतिक गैस। और ये किसके साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ। तो इतना है। उत्पादन हम लोग 84-85 में कितना हुआ था, 723 करोड़ घन मीटर। अब 2004-05 में बढ़ के कितना हो गया था, 3082 घन मीटर। यानी धीरे धीरे उत्पादन बढ़ रहा है। हम लोग इसका उपयोग बहुत ज्यादा धीरे धीरे कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि पेट्रोलियम और कोयला को छोड़ करके हम लोग प्राकृतिक गैस का उत्पादन करेंगे और उसी का उपयोग भी करेंगे, क्योंकि ये प्रदूषण रहित होता है, पर्यावरण को न के बराबर ये क्षति पहुंचाएगा, जबकि पेट्रोलियम और कोयला बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है। इसलिए हम लोग इसको उपयोग करेंगे, प्राकृतिक गैस। समझ गए। आगे देखते हैं। ये तो आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि पेट्रोलियम हमेशा किसके साथ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस हमेशा किसके साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ। जहाँ पेट्रोलियम मिलेगा वहाँ पे प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, वहीं पे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक, 1984 में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना देश के प्राकृतिक गैसों के परिवहन, वितरण और विपणन हेतु किया गया। यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो कब याद रखना है, 1984 में। ठीक, और इसके तहत यहाँ पे 5340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाया गया है। गैस को कैसे भेजते एक जगह से दूसरी जगह, पाइपलाइन के माध्यम से। हमेशा परिवहन के माध्यम से अगर हम गाड़ी से भेजें तो महंगा खर्चा आ जाएगा।
ठीक, बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जमीन के अंदर तेल को और गैस के लिए हम पाइप बिछा देते हैं और उसके माध्यम से हम भेज देते हैं, खर्चा नहीं बढ़ता है क्योंकि पाइप से एक बार बिछा दिए, बार बार उससे हम भेज रहे हैं। तो गैस के लिए भी पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है और तेल के लिए भी हम लोग पाइपलाइन का प्रयोग करते हैं, समझ गया। तो ऐसे करके यहाँ पे पूरे देश भर में एक गैस लाइन बिछा करके मेन शहर में बड़े बड़े जगहों पे भेज दिया जा रहा है, फिर वहां से वाहन के माध्यम से छोटे छोटे जगहों पे किया जाता है। क्लियर ओके है, आगे बढ़े। अब आ जाइए हम लोग विद्युत शक्ति के बारे में, बिजली के बारे में। देखिए ये भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आज इसका भी उपयोग बहुत ज्यादा है। आजकल तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आने लगी, यानी विद्युत से ही चल रहा है, यानी कि कोयला भी खत्म, पेट्रोलियम भी खत्म, गैस भी खत्म, सीधे किसका उपयोग कीजिए, विद्युत का भी कीजिए। तो बहुत ज्यादा इसका उपयोग हो गया है, जितने उद्योग के सदस्य विद्युत के माध्यम से ही चल रहे हैं। ठीक, तो विकास के मामले में देखो तो ये उसका सूचकांक माना जाता है, ये वो चीज है जिसके वजह से विकास होता है। अब इसको उत्पादन करने के लिए हम लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ सकती है, पेट्रोलियम की पड़ सकती है, कोयला की पड़ सकती है और उसको हम विद्युत में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अंततः मशीन सब चलाने के काम तो विद्युत ही करता है और विद्युत बनाने में जो प्राथमिक ऊर्जा है या बाकी के गौण ऊर्जा है वो काम कर रहा है। ठीक, तो ये विकास में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। ठीक, हम विद्युत उत्पादन कैसे कर सकते हैं, जो बहता हुआ जल है उससे भी हम विद्युत उत्पादन करते हैं, जिसको हम जल विद्युत कहते हैं। ठीक, इसके अलावा हम कोयला से भी जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, पेट्रोलियम से भी कर सकते हैं और प्राकृतिक गैस से भी हम लोग विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे करके हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जल से जो विद्युत बनता है उसको हम लोग जल विद्युत कहते हैं। अगर पूछ देवे कि जल विद्युत किसे कहते हैं, पानी से बनने वाले या जल से बनने वाले विद्युत जल विद्युत कहते हैं। ठीक, अब उसके बारे में और तुमको डिटेल से बताना है, आगे दिया हुआ है, वो सारी बातें आप चाहें लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर कुछ दिया जाए कि ताप विद्युत किसे कहते हैं, तो तुम कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, ये तीनों के तुम जला के गर्मी से ऊर्जा उत्पन्न करोगे, विद्युत बनाओगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ताप विद्युत कहते हैं। ठीक होगा, हां जैसे होता है। अब उसका मशीन रहता है, उसको बिजली में कन्वर्ट करने में कैसे जो पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा को यहाँ डायनमो से घुमा के और जनरेटर में फिट करके देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल, घरे बुलाता है डीजल, बियाह में और डालता है जनरेटर में, डीजल को उचित देता है तुम्हें, देता है तुमको बिजली। चलते देखिए पंखा टीवी सब चलता है बिजली से। बिजली कौन बनाता है, जनरेटर। कैसे बना रहा है, हम उसमें तेल डाले, तेल से वो चल के जनरेटर में आगे देखो ये फीटर लगा है, फीटर के आगे एक मशीन लगा हुआ है, पंखी लगा हुआ है, डायनमो लगा हुआ है और उसको क्या करता है, घुमा के उसको कोची बदल देता है, पट करता है। अगर यहाँ पे डीजल तोड़े जनरेटर में खत्म तो क्या वहाँ बिजली का उत्पादन होगा, तो ये इसी के माध्यम से वो बन रहा है। यहाँ पे हम इसको चला रहे हैं और वो घूम घूम के वो किसका उत्पादन कर रहा है। अब पूरा उसके लिए तुमको फिजिक्स में जनरेटर पढ़ना होगा, उसमें समझेंगे कि जनरेटर कैसे विद्युत का उत्पादन करता है। एसी डीसी सब का होता है, वो सब फिजिक्स के क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र नहीं है। ठीक, तो एक एग्जांपल तुमको मिल गया कि कैसे हम तेल से विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक, आगे देखो पता चला कल कहा था ना कि हम लोग को फायदा आज साइंस में आता है ना, तो हम कहते हैं कि एसएसटी में तो पढ़े किया होगा। आगे बढ़ो, हम देखिए हम कहते हैं कि साइंस में पढ़े किया होगा, आगे बढ़ो। सब्जेक्ट का दोनों में कॉम्बिनेशन है ना कुछ, ये सब चीज तो फिजिक्स में तुमको पढ़ना है, तो ये सब फिजिक्स में पढ़ना ही है। आगे बढ़ो ना पढ़ना है, अब फिजिक्स में जब आएगा ठीक है, वो या तो तुम लोग ज्योग्राफी में पढ़े क्या है, आगे बढ़ो। हम भी दोनों टीचर आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हें माला देगी। देखो आगे, तो इस तरह से हम ताप विद्युत का उपयोग करते हैं, ऐसे हम उसका उत्पादन करते हैं। इसके अलावा आणविक खनिज, इसका भी खंडन होता है, जो परमाणु ऊर्जा है उससे भी हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक,
इसको हम लोग परमाणु विद्युत के नाम से जानते हैं। जो आणविक है जिससे विद्युत का उत्पादन होता है उसको हम लोग परमाणु ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसको अलग अलग जल विद्युत अलग कर देते हैं हेडलाइन में, परमाणु विद्युत अलग कर देते हैं ताकि अंतिम है जल विद्युत कैसे बनता है। पूरा प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है कि जल विद्युत कौन-कौन से प्रक्रिया से होकर गुजर के बनता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हमको चाहिए कोई बड़ा सा नदी, फिर उस नदी में चाहिए हमको पानी, फिर उस पानी को रोकने के लिए हमको चाहिए बांध, अंग्रेजी में डैम का हिंदी में बांध करते हैं। फिर उसके नीचे लगेगा वो मशीन, उस मशीन में रहेगा डायनेमो, पानी गिरेगी नचेगा डायनेमो बिजली का उत्पादन करेगा। मुझे जल विद्युत क्या है तो बोले जल विद्युत वह विद्युत है जो बहते हुए जल से चलाए गए टरबाइन की मदद से उत्पन्न की जाती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले नदी पे एक बड़ा बांध बनाया जाता है ताकि वहां पे पानी जमा हो सके। फिर इस एकत्र जल को एकाएक बांध से खोला जाता है। जब पानी गिरता उस पानी के गिरने के कारण गतिज ऊर्जा का वहां पे उत्पन्न होता है। गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा और गतिज ऊर्जा क्या करेगा, टरबाइन को घुमाएगा अपनी ताकत से। जब पानी गिरेगा तो गिरने के कारण क्या होगा, ऐसे ऐसे नाचेगा। फिर टरबाइन से जनरेटर जुड़ा हुआ रहता है और जनरेटर में तुमको लगा रहता है विद्युत उत्पन्न करने वाला मशीन। जैसे वो जनरेटर चलेगा विद्युत का उत्पादन होगा। इस प्रक्रिया से पूरा जल विद्युत का उत्पादन होता है। समझ गए? हाँ, जल विद्युत कैसे उत्पादन होता है पता है, बस यही प्रक्रिया। अब देखो इसकी खासियत देखा, जल एक अक्षयशील यानी नवीकरणीय संसाधन, ये खत्म नहीं होता, तो इससे हम बार बार विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। और इससे जो विद्युत बनता है उससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है। आप डीजल केरोसिन या पेट्रोल को जलाइएगा तो क्या निकलेगा, जो शादी ब्याह में हम डीजल डालते हैं जनरेटर में चलाते हैं बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन कार्बन भी तो उससे निकल रहा है, तो मंडल के लिए हानिकारक है। लेकिन पानी से जब जनरेटर चल रहा है तो क्या पोल्यूशन देगा, क्योंकि पानी तो जल ही नहीं रहा, जलेगा भी तो वाष्प रूप में निकल जाता है, तो ये प्रदूषण रहित होता है। इस वजह से ये हम लोग ऊपर में सलेंसरवा में सुपर गोल फेंका बड़ा जनरेटर फिटर का थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार है। घर में है नहीं, हम चोली इतना गर्म हो कि हमारे निकले है मैं वो फिटर है आगे भारत में जल विद्युत की शुरुआत कब है? देखो ये 1857 में पहला बार दार्जिलिंग में हम लोगों को जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था, ये विजयी हो गया। उसके बाद कर्नाटक में जगह शिव समुद्र, वहां पे कावेरी नदी को लगाया गया था। अगर कुछ किया जाए शिव समुद्रम कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक, कावेरी नदी के जल प्रवाह जो झरना था वहां से इसको क्या किया गया है, ये जल विद्युत संयंत्र लगाया गया और वहां पे भी विद्युत का उत्पादन किया गया। उसके बाद 1930 में जो पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र है वहां उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी कई ऐसे राज्य हैं जहां आज विद्युत का उत्पादन हो रहा है। वो कौन-कौन से नदी है, कौन-कौन से बांध है जहां से विद्युत का उत्पादन होता है, कितना होता है वो लोग हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। उसको इसीलिए हम कल सबसे छोड़ दिए हैं कि पार में। ठीक, कहा जाता है 1947 तक हमनी के देश में 508 मेगावाट बिजली का उत्पादन जल से होता है। उसके बाद हमनी आजाद हो गए 1947 के बाद। अब फिर जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय परियोजना लेके आए, नदियों पे बांध बने और उसके बाद इसके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, जिसको हम लोग कल मेगावाट में विद्युत को नापते हैं। जैसे कैसे वजन को तो किलो में, क्विंटल में, टन में नापता है, वैसे इसमें मेगावाट में नापते हैं। तो तौलेंगे ऐसा, अरे तौले वाला है ये। हाँ बोलो, अरे मेगावाट बिजली को मापने का तरीका। अब पूरी तरह नापना रहता है, पूरी तौलता है मीटर से नापता ना है, वैसे इसको मेगावाट में मापते हैं, वाट में मापते हैं। समझ गया? आज लोगों को इतना ही। अब अगले
हाँ, सारे सुनाए।